दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे और आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को गांधी जी से सवाल निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह के रास्ते पर चलते थे और गांधी जी सत्याग्रह को परिभाषित जो किया है किस पुस्तक के अंदर, तो याद रखिएगा हिंद स्वराज। गांधी जी ने सत्याग्रह को परिभाषित किया है किस पुस्तक के अंदर, तो हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर। और हिंद स्वराज जो ये पुस्तक लिखा गया था 1909 में, किस भाषा में, तो गुजराती भाषा में। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। गांधी जी ने सत्याग्रह को परिभाषित किया है किस पुस्तक के अंदर, हिंद स्वराज के अंदर। हिंद स्वराज की प्रकाशन 1909 में किस भाषा में हुआ था, तो गुजराती भाषा में। सत्याग्रह होता क्या है, तो ये जान लीजिए। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। और सत्य के लिए संघर्ष करना है, लेकिन किस रूप में करना है संघर्ष, अहिंसक रूप में। यानी कि हिंसा नहीं करते हुए हम लोगों को सत्य की आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाया। आगे बात करते हैं, गांधी ने सत्य की परिभाषा कहाँ से लिया है। सत्य की परिभाषा, गांधी ने सत्य की परिभाषा लिया है यजुर्वेद से, याद रखिएगा। गांधी जी ने सत्य की परिभाषा कहाँ से लिया है, तो यजुर्वेद से। आगे बात करते हैं सर्वोदय का विचार, गांधी के अंदर सर्वोदय का विचार इन्होंने कहाँ से लिया था, तो सर्वोदय का विचार गांधी ने जॉन रस्किन की एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, ध्यान रखिएगा, अनटू दिस लास्ट पुस्तक है। और ये पुस्तक किसका है, तो याद रखिएगा जॉन रस्किन की पुस्तक है। और इसी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से इन्होंने सर्वोदय का विचार लिया है। आगे बात करते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन सर्वोदय के विचार पर आधारित है। भूदान आंदोलन किस पर आधारित है, सर्वोदय पर आधारित है। भूदान आंदोलन के बारे में, भूदान आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई है, 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई है। कहाँ से ये हुई है, पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है वर्तमान समय में, जबकि ये उस समय कहाँ पर था, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ से, पोचमपल्ली से। और वर्तमान समय में ये पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य के अंदर है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, विनोबा भावे, याद रखिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। कहाँ से किया था, तो पोचमपल्ली तेलंगाना से। और ये वर्तमान समय में तेलंगाना में, जबकि उस समय कहाँ था, आंध्र प्रदेश में। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1951 ईस्वी में शुरुआत हुई है भूदान आंदोलन का। आगे बात करते हैं गांधी जी के बारे में है। गांधी जी के निजी सचिव, गांधी जी के निजी सचिव, पहले तो निजी सचिव थे महादेव देसाई। महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है 1943 में, याद रखिएगा। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु 1943 में हो जाती है। और उसके बाद गांधी जी के दूसरे निजी सचिव जो बनते हैं वो प्यारेलाल नैयर, याद रखिएगा। गांधी जी के दूसरे निजी सचिव थे प्यारेलाल नैयर। इसी प्यारेलाल नैयर की बहन थी जिसका नाम है सुशीला नैयर। और ये सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे, याद रखिएगा। गांधी जी के निजी चिकित्सक कौन थी, सुशीला नैयर। और ये सुशीला नैयर प्यारेलाल की बहन थी। प्यारेलाल गांधी के निजी सचिव, दूसरे निजी सचिव रहे थे। पहले निजी सचिव कौन थे, महादेव देसाई। आगे है, आगे बात करते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या काम किए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, किसके बुलाने पर गए थे, तो सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला गांधी जी के मित्र थे। और इन्हीं की वकालत करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कब जाते हैं, 1893 में। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते सेठ सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस के सिलसिले में। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1893 ईस्वी में भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए थे, विवेकानंद। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। और कहाँ पर आई थी, मद्रास में। मद्रास के अडियार में, याद रखिएगा। एनी बेसेंट भारत में कब आई, 1893 में मद्रास के अडियार में आई थी।
कहाँ से आई थी ये भी जान लीजिए कि एनी बेसेंट आई थी आयरलैंड से। आगे है दक्षिण अफ्रीका गांधी 1 वर्ष के लिए गए थे। याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1 वर्ष के लिए गए थे 1893 में। और ये कहाँ पर गए थे तो याद रखिएगा ये जो गए थे प्रांत का नाम था नडाल। प्रांत का नाम था नडाल, जबकि वो नडाल किस शहर में था तो डरबन में। याद रखिएगा गांधी जी 1 वर्ष के लिए गए थे लेकिन रह गए बहुत दिनों तक, ये अलग बात है। लेकिन इनका जो करार था कितने दिनों के लिए गए थे, 1 वर्ष के लिए गए थे 1893 में। कहाँ पर गए थे, नडाल एक प्रांत है, नडाल प्रांत में। ये प्रांत कहाँ पर है तो डरबन में। शहर का नाम पूछा जाए तो डरबन और प्रांत का नाम पूछा जाए तो नडाल। आगे बात करते हैं गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार जो किया गया, तो याद रखिएगा गांधी जी 7 जून 1893 को 7 जून 1893 को गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में रेलवे स्टेशन था, इस रेलवे स्टेशन का नाम है सेंट पीटर्स मेरिसबर्ग। याद रखिएगा सेंट पीटर्स मेरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको ट्रेन की बोगी से बाहर कर दिया गया था, इसलिए कि इसका जो रंग था वो गोरे नहीं था, जिसके कारण कि इनको ट्रेन की बोगी से बाहर कर दिया गया था। जबकि ये प्रथम क्लास श्रेणी में बैठे थे और वहाँ का प्रॉपर इन्होंने टिकट भी लिया था, फिर भी इनको गोरे चमड़े वाले लोगों ने इनको रेलवे स्टेशन पीटर्स मेरिसबर्ग रेलवे स्टेशन से बाहर कर दिया था, वहाँ पर इनको रेलवे स्टेशन पर गिरा दिया था। तो याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाता है कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर बाहर किया गया था, सेंट पीटर्स मेरिसबर्ग। ये कई बार सवाल पूछा गया था। डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है पीटर्स मेरिसबर्ग। इसी रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी के बोगी से धक्का देकर रेलवे स्टेशन पर बाहर कर दिया गया था, इसलिए कि ये जो थे गोरे चमड़ी के नहीं थे इसलिए। आगे सवाल देखते हैं 1894 में नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा गांधी जी ने वही दक्षिण अफ्रीका में ही नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया। कब, 1894 में। सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, नडाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया, 1894 में। आगे है 1903। 1903 में गांधी जी ने लॉ फर्म की स्थापना किया। कहाँ पर किया था, जोहान्सबर्ग में। लॉ फर्म क्या है तो याद रखिएगा लॉ फर्म की विशेषता है, लॉ फर्म में गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया था। ट्रस्टीशिप यानी कि एक प्रकार का ये ट्रस्ट था। इसकी स्थापना कहाँ पर किया था, लॉ फर्म के नाम से किया था 1930 में जोहान्सबर्ग में। आगे है गांधी जी द्वारा प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था वो था इंडियन ओपिनियन। वो भी कब प्रकाशित किया गया, 1903 ईस्वी में ये प्रकाशित किया गया था, जिसका पहला अंक 4 जून 1903 में प्रकाशित हुआ था गुजराती भाषा में। किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, गुजराती भाषा में। प्रारंभिक में ये जो इंडियन ओपिनियन छपता था वो गुजराती भाषा में, बाद में इसमें कुल 4 भाषा में छपने लगे। पहला तो गुजराती भाषा में छपा ही, साथ में तमिल भाषा में भी छपना शुरू हुआ, उसके बाद हिंदी भाषा में भी शुरू हुआ और साथ साथ में अंग्रेजी भाषा में। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताइए गांधी का कौन सा पत्रिका है जो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, वो है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका गांधी जी ने कहाँ पर लिखा था तो ध्यान रखिएगा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में लिखा था, निकलवाया था 1903 में। और याद रखिएगा गांधी जी ने जो इंडियन पत्रिका निकलवाया था इसके पहले संपादक जो बने थे वो बने थे मनसुख लाल नजर। याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। आगे बात करते हैं गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया और किनके सहयोग से किए तो याद रखिएगा जर्मन के इसके एक दोस्त थे जिनका नाम है कालेनबाख। कालेनबाख की सहायता से ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना। सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराने के लिए इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किया। किनके सहयोग से किया तो याद रखिएगा जर्मन के एक मित्र थे जिसका नाम है कालेनबख। आगे बात करते हैं गांधी के सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग।
गांधी के सत्याग्रह का संबंधी का पहला प्रयोग जो किया वो 1906 ईस्वी में किया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। क्यों किया? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में जितने भी गैर दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, यानी एशिया प्रांत के लोग जितने भी लोग थे, उन सभी एशियाई प्रांत के लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना था। और ये रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताना था कि क्यों आए हैं, क्यों रह रहे हैं, कितने दिन तक रहना, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताना होता था। इसी को कहा गया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1906 ईस्वी में अपना पहला सत्याग्रह किया, जो दक्षिण अफ्रीका में किया था। इस सत्याग्रह में 3 लोगों ने आर्थिक सहायता किया। जब ये यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो गांधी जी को 3 लोगों ने आर्थिक सहायता किया। वो रतन टाटा थे, हैदराबाद का निजाम था और मुस्लिम लीग था। आप इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं, रहम। रो से हो जाएगा रतन टाटा, हो से हो जाएगा हैदराबाद का निजाम और मो से हो जाएगा मुस्लिम लीग। इन तीनों ने, मुस्लिम लीग संस्था हो गया, हैदराबाद निजाम हो गया और रतन टाटा, इन तीनों ने मिलकर इनको आर्थिक सहायता किया था। साथ में 3 लोगों ने दक्षिण अफ्रीका सरकार से बात की थी। 3 लोगों ने दक्षिण अफ्रीका सरकार से बात की थी। वो CF एंड्रयूज, जिसको कि दीनबंधु मित्र के नाम से जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और साथ में एक थे लॉर्ड हार्डिंग। इन तीनों ने दक्षिण अफ्रीका के सरकार से बात की थी रजिस्ट्रेशन, एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए। आगे बात करते हैं गांधी भारत में। गांधी जी भारत वापस कब आते हैं इसके बारे में जान लीजिए। गांधी जी भारत में वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। हमेशा के लिए गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी को भारत के अंदर मनाया जाता है विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसी 9 जनवरी को गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस आए थे। गांधी जी जब भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को कहा कि भारत का भ्रमण करो और अपने मुंह मुंह अपने आंखें और कान खोलकर रखना, किंतु मुंह बंद रखना। तो याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है किनके कहने पर गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा? कहा कि अपने आंख और कान खुले रखना किंतु मुंह बंद रखना। ये बात किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद आगे देखते हैं 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। जून 1917 ईस्वी को इसी सत्याग्रह आश्रम को यहाँ से हटाकर साबरमती नदी के किनारे लेकर जाया जाता है, जो साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं 1916 ईस्वी में गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस तरह से भारत में अपना पहली बार यहीं पर से गांधी जी ने सार्वजनिक भाषण दिया। ये भी सवाल पूछा जाता है, गांधी जी ने पहला अपना सार्वजनिक भाषण कब दिया? तो 1916 में, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन मुख्य इनके जो संस्थापक थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। लेकिन इनके उद्घाटन समारोह में गांधी जी भी गए थे और गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण यहीं से दिया था। आगे बात करते हैं 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भी शामिल होते हैं। गांधी ने लखनऊ अधिवेशन की आलोचना किया, यानी लखनऊ समझौता को आलोचना के बारे में इन्होंने कुछ अलग बताया था। दूसरा बात है, गांधी को चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने किसान के बारे में बताया और बिहार आने का निमंत्रण भी दिया। इसी के कहने पर गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण में आते हैं और नील की खेती करने के समर्थक किसानों के समर्थन में मिलकर भारत में पहला सत्याग्रह करते हैं। आगे गांधी जी के बारे में हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह और उससे कंटिन्यू आगे चलते चले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सुमन क्लासेस को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।